आलोक जी, मैं पूछता हूँ, जरा इंट्रोड्यूस कर दूं। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, मैं आप पास आऊंगा जरा आलोक जी से। जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि दरारे वाला, कभी आजकल मिस्त्री पकड़ लाइए तो कहता भैया जमीन से बना लो मकान, ज्यादा बढ़िया बन जाएगा, ये टूट फूट ना हो पाएगी हमसे सही। ये बात भी सही है, लेकिन अब ये है कि मकान के ऊपर लगाव कितना है, जीएसटी का ठीक है अगर का वोटर का कितना सुनील जी, लगाव है कि दरार वाले मकान को भरना चाहते हैं या नया बनवा लेना चाहते हैं। सुनील जी, मायावती एक तरीके से मिशन 2027 को शुरू करने जा रही हैं और उन्होंने 9 अक्टूबर को डेथ एनिवर्सरी काशीराम जी की, उस दिन वो वहां पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली करेंगी। उससे पहले कल उन्होंने करीबन 15 से ज़्यादा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिए और आकाश आनंद को सबसे मजबूत बना दिया, नंबर 2 की पोजीशन दे दी। आप क्या देखते हैं, बीएसपी रिवाइव अकेले कितना सक्षम है कर पाने में? धन्यवाद जी। 9 अक्टूबर को जो रैली होने जा रही है मायावती जी के लखनऊ में, कितने सालों के बाद हो रही है? 10 साल, मुझे अगर ढंग से याद है 2021 के बाद, लगभग 4 साल के बाद वो रैली करने जा रही है लखनऊ में। वो रैली तो शायद आरक्षण को लेके थी, चुनावी रैली नहीं थी, और वो रैली कर भी नहीं रही थी। मेरे कहने मतलब कोई बड़ी रैली, कोई बड़ी राजनीतिक कार्यक्रम उनका जो लखनऊ में हो रहा है संभवतः 2021 के बाद हो रहा है। जी, सवाल यह है कि क्या राजनीतिक गतिविधियां आप इतना रुक रुक कर करेंगे तो उसका राजनीतिक लाभ आपको मिल सकता है? आपका मतदाता आपके साथ रुका रहेगा? मायावती जी का 2024 के लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले 2020 के विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति बनी थी? सवाल यह है कि अगर आप अपने मुद्दों को लेकर के आप में निरंतरता नहीं है तो आपका समर्थक आपके साथ नहीं रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो मायावती जी के समर्थक हैं उनके सामने केवल आज कोई समस्या पैदा हुई है, उनके सामने कोई राजनीतिक चुनौतियां नहीं थी। दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, दलित बेचैन नहीं है, वो अपने हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अगर आप उनको नेतृत्व देना चाहते हैं तो आपको उनके साथ जमीन पर दिखाई पड़ना पड़ेगा, सड़क पर दिखाई पड़ना, ना आप सही आपका संगठन दिखाई पड़े। जो अनिश्चितता रही है मायावती जी की, आपने आकाश आनंद जी का उल्लेख किया। आकाश आनंद को लेकर के कितने बार निर्णय मायावती जी बदली हैं? या तो हम और आप ये मान लें कि जो मायावती जी का समर्थक है वह पूरी तरह से उनका बधुआ है, वो किसी भी कुछ भी हो जाए उनको छोड़ के जाएगा, जो साबित हो चुका है कि ऐसा नहीं होने वाला। अगर उसको जगह मिलेगी तो जाएगा और वह देखेगा कि जो उसके जो मुद्दे हैं उनके साथ लड़ाई कौन लड़ रहा है। मायावती जी चंद्रशेखर को चुनाव हराने के लिए क्या नहीं की, उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार किया नगीना में, लोगों जीत करके चले आए। और चंद्रशेखर दलित समस्याओं को लेकर के हर जगह, न केवल उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न जगहों पर उपस्थित रहे। मैं नहीं कहता कि मायावती जी का विकल्प बन जाएगी, मैं आज भी ये कहता हूं, मेरा विश्वास है कि मायावती जी ही दलितों के सबसे आदरणीय और सम्मानित नेता है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि आपके प्रति आपके मतदाताओं की और आपके समर्थकों की प्रतिबद्धता कब तक बनी रहेगी? क्या अगर आप अपने समर्थकों के बीच में नहीं है और आपके साथ ये लगने लगे कि आप सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, सत्तारूढ़ दल से दूरी बनाने का या इस आरोप से दूर होने का कोई प्रयास मायावती जी ने नहीं किया। लगातार ये बात कही जा रही है, ये 2024 के चुनाव में कही गई, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कही गई, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो का प्रयास। आपकी बात को बल देते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, जो आज एक मायावती का एक पोस्ट आया है, आज ही आया है। कल दरभंगा की रैली में जब राहुल गांधी और तेजस्वी चले गए तो वो अपशब्द इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री के लिए जो नहीं किए जाने चाहिए थे, चाहे कार्यकर्ताओं के द्वारा हो या कोई हो। तुरंत एक्शन होना चाहिए था, बीजेपी कांग्रेस को एक्शन लेते हुए, आरजेडी को एक्शन लेते हुए लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन मायावती ने आज जो एक्सपोज लिखा है उसमें झलक इस बात की मिल रही है कि वो खड़ी किधर दिखाई दे रही। वो कह रही है संवैधानिक संस्थाओं पर आजकल बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वोट चोर
चल रहा है नाम। वो कह रहे हैं ऐसे बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री को कल कहा गया, मैं उसका समर्थन, आपको अगर प्रधानमंत्री के समर्थन में लिखना था तो फिर खुल के लिख देते। बीजेपी वाले लिख रहे थे, कोई बात नहीं है, और पार्टी के भी लोग हैं जिन्होंने कहा इस बात को, खुद कई कांग्रेसी मान रहे कि गलत हुआ है। फिर जब आप छुप छुप के प्यार करेंगे ना तो बदनाम ज्यादा होंगे, खुले में दिक्कत नहीं होती है। मायावती के लिए इसीलिए सवाल उठता है। पुष्कर जी, प्रश्न यही था कि आपका मायावती जी का समर्थक कहां पे है? वो मायावती जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्या मायावती जी का समर्थक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके उसको वह मुद्दों का समाधान मिलता है जिसके लिए अपने मतदाताओं को मायावती जी ने तैयार किया, कांसी राम जी ने लंबे समय तक संघर्ष किया। हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत भारतीय जो मायावती जी का समर्थक है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेगा, और अगर नहीं स्वीकार करेगा तो वो फिर मायावती जी के साथ रुका क्यों रहेगा? अगर मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ेंगे। फिर सुनील जी, अगर 14 और 19 बड़ा एग्जाम्पल है। दलित गया तो दलित तो सब गया बीजेपी के साथ। भाई क्या मध्य प्रदेश का दलित दलित नहीं है? गुजरात का दलित दलित नहीं है? केवल उत्तर प्रदेश में दलित चला जाता है ना, बाकी सब तो पूरा पूरा जिता के दे रहा है, भर भर झोली दे रहा है, उत्तराखंड में दे रहा है। आपका कहना पुष्कर जी बिल्कुल सही है, लेकिन मायावती जी का जो गृह क्षेत्र, जो प्रमुख क्षेत्र है, पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें भी बात की जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दलित समुदाय के लोग हैं वो कहां गए? 2014 का उल्लेख, 2014 के चुनाव में तो समाज का सभी वर्ग बीजेपी के साथ गया। 2014 से 2019 तक मोदी जी के सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं थी। 2019 से मैं लेकर के 2024 तक ही मैं बात कर लेता हूं, उसमें भी उस तरह की चुनौती नहीं थी। लेकिन 2024 के चुनाव में तो लक्षण समझ में आने लगे आपके सामने। 2024 के चुनाव के तत्काल बाद चुनाव हुआ मऊ में, कहां गया दलित? कहां रोक पाई मायावती जी? ओम प्रकाश राजभर के अपने समर्थकों को रोक पाए? देखिए सवाल है कि 2014 से आज आप 2025 की तुलना नहीं कर सकते। ठीक बात है, बदला हुआ राजनीतिक माहौल है। ठीक है। 2014 में पूरा केपी चौधरी जी, जाति बिरादरी समूह इलाके के लोग बीजेपी के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है सुनील जी, ठीक है। केपी चौधरी जी, ये मायावती ये भ्रम तोड़ क्यों नहीं देती हैं कि बीजेपी नहीं चाहिए हमें साथ में? वो चक्कर पड़ जाता है कि अगर बीजेपी के देती तो लगता है मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएंगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंच जाएगा। जो आपने कहा है और जो शुक्ला जी ने कहा है, मैं आप दोनों से 100% सहमत हूं। इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज, विशेष रूप से जाटव चमार समाज, जो मायावती का कोर वोटर माना जाता है, उसको भी इस बात से कष्ट और परेशानी है कि जब बीजेपी की तरफ डाइवर्जन दिखाई देता है उसमें भी एक बेचैनी होती है। ये बिल्कुल कटु सत्य है मैं जो कहना। लेकिन सवाल अब ये है कि जो अभी आपने कहा है कि अगर बहन जी अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता रखते हुए अपनी पार्टी के पक्ष को बिल्कुल साफ तौर पर देश के सम्मुख रखेंगी, तो निश्चित रूप से जो SC ST का जो वोटर है, जो मेजोरिटी वोटर है, जो उनका कोर वोटर है, आज भी मैं कहता हूं जिन विषम परिस्थितियों में भी, जैसा पिछले 14 में चुनाव में कुछ हुआ, 19 में भी हुआ, इवन मैंने 24 में देखा कि राहुल गांधी जी की जो संविधान की किताब थी उसने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक धमाल मचा दिया, कमाल ने धमाल कर दिया कि मतलब एक ही समाजवादी पार्टी 37 सांसदों तक पहुंच गई जिसके 5 सांसद थे। तो ये जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें लोगों को लगा कि अगर संविधान ही बदल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कुमारी बहन मायावती से मैं भी एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपने पक्ष को स्पष्ट करें समाज के सामने। समाज उनकी तरफ बड़ी बेताबी से देख रहा है, समाज उनको चाहता है, समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन जो अभी आपने बीजेपी का जो अभी आपने आज की ट्वीट का भी जिक्र किया, या इससे पहले भी कई चीजें ऐसी आई, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा कि कितने लंबे समय के बाद में लखनऊ में रैली हो रही है, तो ये एक्शन मोड में जो अब आई हैं, मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ एक नई राहत मिलेगी। और जो मायावती जी का या BSP का खोया जनाधार है
निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आने वाले दिनों में बीएसपी उसको प्राप्त करेगी। अभी एक अभी संजीवनी मिली है, जब चुनाव आयोग ने 6 राष्ट्रीय पार्टी डिक्लेयर की। हालांकि संशय था कि वह क्या बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जब 6 राष्ट्रीय पार्टियां डिक्लेयर की तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का जब नाम आया तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की क्षण थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहन जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगी और समाज में विश्वास का दायरा जो कम हुआ उसको बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील होंगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार आएगा। स्थिति में सुधार आएगा। शहनवाज चौधरी जी, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, मायावती 2024 4 जून को रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस नोट भी जारी करती हैं कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया है बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट टिकट दिए थे और वो कहीं भी एक सीट नहीं पाई। दरअसल कहना क्या वो ये चाह रही थी कि कहीं भी सपा हारी भी नहीं, चाहे वो मुरादाबाद हो, आंवला हो, आंवला के पड़ोस वाली सीट है, बदायूं हो, कहां कहां नहीं खड़े किए गए, संभल हो, सब जगह। तो मैं जो आलोक जी सवाल पूछा था कि 40% पाएंगे कैसे, तो मायावती को बहुत कुछ पाना है, दलित तो है साथ में। 40% तो बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर 20 या 22% या 25% पर पहुंच जाएं और सीटें अपनी डबल डिजिट में कर ले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है कि बीएसपी को अपनी प्रॉब्लम तो शायद पता है लेकिन सॉल्यूशन पे शायद वो काम नहीं करना चाहते। अभी भी आप देखिए, आपने कहा 2024 पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जितने कैंडिडेट भी बीएसपी ने उतारे थे वो लोग ना तो सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव थे, ना उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में अब चुनाव बहुत बदल गया है। बहन जी वही 2017 या 2007 या 2009 के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आज जो चुनाव है पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, एआई का भी रोल आ गया है और बीएसपी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही है। मुझे लगता है आकाश आनंद जी को, वैसे तो हम लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले, लेकिन अगर एक सेक्टर जिसपे काम करना हो तो सोशल मीडिया पर और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए, थोड़े ऐसे उम्मीदवारों को पदाधिकारी बनाया जाए जिनका अपना जनाधार हो। पहले बीएसपी ऐसा करती थी। और रही बात मुस्लिम वोट की, तो उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम वोट अब काफी मेच्योर हो गया है। वो ये नहीं देखता है कि कौन जीतेगा, उसका ये फोकस ज्यादा रहता है कि कौन हारेगा, और बीजेपी को हराना शायद सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो इसलिए 2024 में मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर के समाजवादी और कांग्रेस की तरफ गया। एक आपका कमेंट मैं ये चाहता हूं कि मायावती में आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि आकाश आनंद के पुश के सहारे वो जो आपने एक रियलिस्टिक फिगर बोला कि डबल डिजिट में आ जाए, ठीक है, अगर मैं ये इस बार उनके लिए रखता हूं कि अगर 25 से 35 सीटें आए तो वो बड़ी सीट होंगी, बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल होगा। लेकिन क्या पश्चिम में वो जगह दिख रही है आपको? क्या पूर्वांचल में? उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में ले लूं, पश्चिम में, पूर्वांचल में और ये अवध सेंट्रल, कहां पे वो आपने कहा ना करिश्मा कहां दिखा सकते हैं आकाश आनंद? दिखाएंगे कहां भाई? लड़ाई आप अब वो अखिलेश यादव नहीं है जिनकी वो छवि थी, जो कि 12 बजे सो के उठते हैं, टेनिस खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिर पहुंचते हैं। अब वो सड़कों पर भी दिखते हैं और 11 बजे दफ्तर में भी दिखते हैं। जी जी। और सबसे बड़ी लड़ाई आपको सबसे बड़े चेहरे से जो है वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर और साथ में मोदी जी का अपना विकास का चेहरा जो भी है। अभी मोदी जी के चेहरे के बराबर काट में कोई नहीं आ पाता है ना, तो जब चुनावी माहौल होता है तो मोदी जी का ही चेहरा आगे होता है जी। वहां आप एज ए पॉलिटिकल ट्रेनर या पॉलिटिकल कमेंटेटर आप क्या देख रहे हैं मायावती को, कैसे वो उभार मिलेगा? मान लीजिए दलित जोड़ भी लिया तो वो घाटा किसी सीट पे समाजवादी पार्टी होगा, भाजपा जीत जाएगी, या भाजपा को ज्यादा हो गया तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। आपके जीतने की मतलब बीएसपी के जीतने की संभावनाएं कैसे बनेंगी? नहीं देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 20 से 25% एवरेज में वो थ्रेशोल्ड है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब ये नहीं होगा कि हर जगह 20 से 25% रहेगा। कुछ सीटों पर 40-45% भी वोट शेयर जा सकता है। तो कुछ सीटें जो 20, 25, 30 सीटें हम लोग सोच रहे हैं वो जीत सकते हैं। आकाश आनंद जी क्योंकि युवा है तो ऑब्वियसली बात है उनके चेहरे पर कुछ युवा अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे
चंद्रशेखर जी को भी युवा होने का लाभ मिल रहा है। लेकिन बिना बहन जी के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ, बहन जी को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, जिले जिले जाना पड़ेगा। वही 2007 2002 वाली मायावती जी वापस अगर आ जाएं तो फिर एक लड़ाई बड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर थोड़ी मेहनत करेगी बीएसपी, तो जैसा हमारे साथी ने कहा कि उससे नुकसान समाजवादी को होगा, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगी तो नुकसान बीजेपी को होगा। तो उन्हें दोनों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो समाजवादी को नुकसान करने की स्टेज को, थ्रेशोल्ड को पार करें, फिर बीजेपी के नुकसान की थ्रेशोल्ड को पार करें, तब जाकर के वो जीतने की स्थिति में आ पाएंगी। और ये 10% से लेकर सीधा 35-40% कुछ सीटों पर छलांग लगाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। और मुस्लिम वोट की जहां तक बात है, कंफर्म है अगर कहीं पर लगा कि बीएसपी ने मजबूत उम्मीदवार दिया है और वो सामाजिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठता है, तो मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी को वोट कर सकता है, और पहले भी किया है। और इसमें उनके लिए कोई गुरेज भी नहीं होगा। मुस्लिम के लिए कोई बीएसपी अछूत नहीं है और बीएसपी के लिए मुस्लिम अछूत नहीं है। बस जीतने की संभावना लगनी चाहिए। वो कि नगीना हाँ, जैसा हाल हो जाएगा, जीतने के लिए लड़ रही है। वो नगीना जैसा हाल हो जाएगा कि जहां 5.5 लाख मुस्लिम था तो चंद्रशेखर जीत गए। डॉक्टर आलोक पांडे, अगर फर्ज है, मैं आप उससे कितना सहमत है नहीं सहमत है, जो कंडीशन शहनवाज जी ने बताई उसके लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब मायावती निकल सकती हैं? शहर शहर रैली ना भी करें, जाके बैठक करें, आज इस शहर में है, आज उस शहर में है, आज यहाँ किसी के, ना दलितों के यहाँ जाते दिखती, ना पिछड़ों के यहाँ जाते दिखती, सवाल लीजिएगा मेरा। लेकिन अब बदले हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो दोनों साथ रह रहे हैं और दोनों हर उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर या तो दलित के साथ कोई गड़बड़ हुई है या पिछड़े के साथ, उस जगह भी आपको जगह बनानी है, चेहरों को छोड़ देते हैं। पुष्कर जी, हम लोग पहले फेज में बात कर चुके हैं कि 10% से नीचे वोट, जैसा शहनवाज जी ने कहा, उसके बाद तो सर्वाइवल वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो ये तो माने के चल रहे हैं कि बीएसपी का सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन क्या वो सर्वाइव हो सकती है? तो जैसे भी कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे हो, डॉक्टर कहता है अच्छा इसका अभी कुछ ये ठीक है वो ठीक है, बच भी सकते हैं नहीं भी बच सकते हैं, तो बीएसपी को किसी स्थिति में अब उसे अगर बचना है तो अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उनको काम करना होगा। अगर वो काम कर गए, हार्ट भी, लंग्स भी, लीवर भी, किडनी भी, ब्रेन भी, तो वो फिर आईसीयू में आ सकते हैं और फिर उसका जनरल वार्ड में आ सकते हैं, फिर हॉस्पिटल से बाहर जा सकते हैं। तो बीएसपी को उस लेवल को पार करने के लिए बहुत काम करना होगा। ये बात सच है कि उसके पास जो अपना कोर वोट बैंक है वो इमोशनली अभी भी बहन से जुड़ा, भले वो सपा को और बीजेपी को वोट देता है, तो कुछ आसान है। दूसरा वोट बैंक अगर दूसरी पार्टी में जाता है, जैसे ब्राह्मणों का वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी झूल गई, परशुराम को फंसा लेके गई, लेकिन वो बीजेपी से नहीं दिखा पाई। यादवों का वोट बैंक है, बीजेपी झूल गई, लेकिन वो यादव समाजवादी पार्टी से नहीं हटा पाई। इसी तरीके से दलित तो एक वोट बैंक के रूप में जो बीजेपी के साथ है वो तो है, जो चला गया है वो भी अभी उन पार्टियों में पूर्णतः स्थिर नहीं हुआ है। बीएसपी के प्रति लगाओ, बहन मायावती के प्रति लगाओ, वो किसी पार्टी में क्यों ना हो, इवन बीएसपी का नेता किसी पार्टी में क्यों ना हो, वो बहन जी के लिए एक रिस्पेक्टेड मिनिमम भाव रखता है। ये बीएसपी की यूएसपी, अपने काडर के पास उसे जाना पड़ेगा, बहन जी को अपनी पुरानी अवस्था में लौटना पड़ेगा। आकाश आनंद को मीडिया लाइमलाइट के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आकाश आनंद की 1-2 रैलियां अटेंड की है, उन्नाव में भी देखी थी मैंने लोकसभा में, तो जो आकाश आनंद से कनेक्ट है यूथ का और इवन जो बूढ़े लोगों का भी, वो बहन जी के बेटे के रूप में देखते हैं। और जब आकाश आनंद कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनसे कन्विंस्ड है। तो एक यूएसपी ये है कि बहन जी के वोट बैंक को अभी, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ये स्थिर नहीं हुआ है, उसका कोर बैंक के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, और बीएसपी अगर चाहे, अगर मेहनत करे, तो उस वोट बैंक को वो वापस लाने में कुछ सफलता प्राप्त कर सकती है। और जैसा राजनीति में समाज में होता है, अगर आप जीतते हुए दिखते हैं तो जो नहीं आ रहे हैं वो भी आपके पास आ जाते हैं। तो जो दलित मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ दलित और बड़ी मात्रा में है और मुस्लिम है, वहां पर दलित का अगर ताकतवर या कोई भी ऐसा ताकतवर कैंडिडेट बीएसपी उतारे और 20, 25, 30, 40 सीटों पर चुनाव के समय में सबसे ज्यादा फोकस करे, और बाकी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी, जिससे उसकी पैन उत्तर प्रदेश
प्रेजेंस 227 को लेके और सीटें जीतने के लिए, जिससे कि उनका दल कॉन्फिडेंस आए बीएसपी के ऊपर, एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर सके। तो इन्हें दो तरह से काम करना होगा। बीएसपी यही है कि दलित वोट बैंक अभी भी स्थिर नहीं है, अभी भी वो बीएसपी की तरफ लौट सकता है। कम से कम मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है, बीएसपी सक्रिय दिखेगी तो शायद वो वोट बैंक लौट आए। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि लौट आए, लेकिन अगर बीएसपी प्रयास करती है तो हो सकता है लौट आए। वैसे ही जैसे प्रयास से बहुत कुछ बदलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। ठीक ठीक है। सुनील जी, लास्ट में आपसे एक कमेंट चाहिए था। क्या आपको लगता है कि, मतलब आपने तो पहले कहा कि अभी जब निरंतरता नहीं रहती है, लोगों की कनेक्शन नहीं रहता है तो छूट जाता है। क्या मायावती 9 अक्टूबर से जो मिशन 2027 को कामयाब करना चाह रही हैं, उसमें उनको पहले 2 काम क्या करने होंगे आपकी समझ से? अगर वो पहले, सबसे पहले तो उनको अपनी बीजेपी से नजदीकी का जो आरोप उनके ऊपर है उससे मुक्त होना पड़ेगा। बीजेपी की नजदीकी बरकरार रख करके वो अपने मतदाताओं को अपने साथ नहीं ला सकती। दलित उनके पास नहीं जाने वाला है। आज की तारीख में जो देश का राजनीतिक माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है, उसमें मुख्य संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। दलितों में बेचैनी है। निश्चित रूप से मायावती जी के साथ तो रहते, उनको रहने में कोई असुविधा नहीं थी और वो बहुत सबसे स्वीकार्य नेता है। लेकिन अगर मायावती जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ यही नजदीकी बनी रहेगी तो वह अपने मतदाताओं को अपने साथ ला नहीं सकती है, उनका संगठन खड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज, जो उन्होंने आकाश आनंद को काम करने की पूरी छूट दे। वह अगर जो निर्णय की स्थिति में रहेंगे आकाश आनंद को लेकर के, तो जो थोड़ा बहुत भी अपने संगठन को रिवाइव करने की वो कोशिश करती हैं, वो नहीं संभव है। क्योंकि अभी भी मेरा अपना मानना यह है कि आकाश आनंद का अपने कैडर में अभी विश्वसनीयता है। आकाश आनंद के भाषण, उनके राजनीतिक गतिविधियां, उनके बयान, लोगों के बीच में उनका जाना, उनके मुद्दे उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग करते हैं। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक हमले किए, ठीक, लेकिन इस स्थिति को रहने नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर मायावती जी रिवाइव करना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की छाया से उनको मुक्त होना पड़ेगा और आकाश आनंद को पूरी तरह से काम करने की आजादी देनी पड़ेगी। 2 बातें आपने पूछी, दोनों का मेरा जवाब यह है। केपी चौधरी जी, मैं इससे आगे लास्ट में कमेंट चाहता हूं। ये 2027 वो चुनाव है जिसमें मायावती के पास वो विंडो है कि बीजेपी लगातार 10 सालों से सरकार में है, उसको हैट्रिक मारना है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार खड़ा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है और जहां वो 24 हार के आए हैं समाजवादी पार्टी से। तो क्या जो वो काशीराम जी कहते थे ना, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए, ये वही है 27 जिसमें मायावती अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले और वो खड़ी हो जाए तो सत्ता की चाबी आप मानते हैं उनके पास आ सकती है। सरकार बनने का तो जो आलोक जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं कि बड़ा 203 सीटों का जीत का रिवाइवल जो शहनवाज जी ने भी कहा। क्या आपको लगता है कि एक फर्ज कीजिए 1.5 ऐसी स्थिति आ जाए कि इंडिया गठबंधन और वो आप 40 सीटें आप ऐसी लिए बैठी हैं कि आप बीजेपी के साथ जाना है कि आपको इंडिया गठबंधन के साथ जाना है? मैं ये नहीं कह रहा वो भाजपा के साथ जाएंगे। शुक्ला जी ने जो बोला, दोनों मुद्दे जो रखे बहुत मजबूती, मैं उनके मतलब जो उन्होंने अभी अभिव्यक्ति की है मैं उससे 100% सहमत हूँ। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को बीजेपी के साथ अपने रिलेशंस को समाज के सम्मुख स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग ऐसा भी है इस समय पर जो ये मानकर बैठा है कि क्या अगर यही परिदृश्य चलता रहा, क्योंकि पिछले दिनों जब संविधान की समस्या आई तो एक बहुत बड़ा तबका इंडिया गठबंधन के साथ में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गया है, इस पक्ष को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज ऐसा भी एक विचार मंथन चिंतन है
जो पढ़ा लिखा तबका अनुसूचित जाति समाज का है कि अगर बहन जी स्पष्ट करती हैं और अपनी पोजीशन को साफ करती हैं तो बहन जी के साथ हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो कांग्रेस भी एक विकल्प के रूप में देश के दलितों के सामने आज एक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि अगर स्थिति में सुधार आता है, संगठनात्मक ढांचा मजबूत होता है, जो एक काशीराम जी की जो उनको एक विरासत मिली है, उस विरासत के तहत वो मार्केट में मलमीस की समाज के बीच में जाती हैं, देश में या उत्तर प्रदेश की हम बात करें उसमें जाती हैं, और लोग उन्हें आज भी चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है। जो शुक्ला जी ने कहा, अगर आज भी कोई सर्वे हो तो पहली पसंद आज भी दलितों की मायावती जी हैं। आज ये कड़वा सच है। और अगर वो अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगी, अगर वो कार्यशैली में सुधार करती हैं और अपना ये कि जो अपना बीजेपी के साथ रिश्ते को स्पष्ट करती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में वो बैलेंसिंग पोजीशन में होंगी, सरकार बनाने बिगाड़ने की पोजीशन में बिल्कुल आ जाएंगी। ये मेरा ऐसा मानना है। मगर अब वो सरकार बनाने बिगाड़ने की पोजीशन आएगी मार्च 2027 में। उससे पहले मायावती को जो सुनील जी ने कहा उन दो चीज़ों पे भी काम करना है। उसका समर्थन केपी चौधरी साहब ने भी किया, और कुछ चीज़ें जो शहनवाज चौधरी जी ने और डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा उनका भी ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसे नहीं बढ़ना है कि आपके लिए लोग सिर्फ एक ही वोट दे रहा है। आपको सबको इंक्लूसिव होना पड़ेगा और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शहनवाज जी आप चर्चा में शामिल हुए, केपी जी आप, और सुनील शुक्ला जी आप, और डॉक्टर आलोक पांडे आप हमारे साथ शामिल हुए इस बड़ी खबर में, बहस में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती ने ओवरहॉलिंग बीएसपी की शुरू कर दी है। 6 नए कोऑर्डिनेटर बनाए, एक चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने भतीजे आकाश आनंद को बना दिया है, उनको नंबर 2 का सबसे मजबूत पोजीशन दी है। लेकिन सवाल ये है, जो 9 अक्टूबर से मिशन 2027 शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले उनको घर में और बाहर अपनी नैरेटिव भी तोड़ना होगा कि वो बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन के काम नहीं कर रही है, अब हाथी सत्ता पाने के लिए चल रहा है। धन्यवाद।